और पाश्चात्य संस्कृति क्या मानती है कि प्रकृति हमारी दासी है। नेचर इज हियर टू सर्व द ह्यूमन बीइंग्स। वी आर नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर इकोसिस्टम, बट द ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज्ड टू एक्सप्लॉइट all natural resources as per their desire। यह है वेस्टर्न फिलॉसफी। हम जहां कहते हैं कि प्रत्येक के कण कण में ईश तत्व है, ईशा वास्तविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजीता मां हृदय कस्य सिद्धनम। हमारी संस्कृति कहती है कि उतना ही उपभोग करो जितना जीने के लिए, जिजीविषा के लिए आवश्यक है। तो सस्टेनेबिलिटी तो तभी होगी, इकोसिस्टम तभी बनेगा। और जब हम सब में ईश तत्व देखेंगे वैचारिक रूप से, तभी अपने सामर्थ्य के उपयोग में हम इक्विटेबल होंगे, जस्ट होंगे, इंक्लूसिव होंगे। हम समावेशी तभी होंगे, समतावादी तभी होंगे जब हमारे अवचेतन में ही ये बैठ गया हो, चेतन में नहीं, अवचेतन में, सबकॉन्शियस में बैठा हुआ हो कि पृथ्वी ही नहीं ब्रह्मांड के सभी घटक जैसे मेरे में ईश तत्व है वैसे सब में ईश तत्व है। ये जो बोध होता है ये भारतीय मूल्य बोध है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी समस्या है उस दिन ही दूर हो पाएगी जब मानव चेतना के अंश के रूप में एक ड्राइविंग फोर्स ये हो जाए कि हम, प्रकृति हमारी दासी नहीं बल्कि प्रकृति मेरी मां है, प्रकृति के हम अभिन्न अंग हैं, इंटीग्रल पार्ट हैं, और प्रकृति का उपभोग हम उसी रूप में करेंगे, अधिकार समझ के नहीं बल्कि ट्रस्टीशिप के तहत कि हमें जितना हमारे उपभोग के लिए जरूरी है, न्यूनतम जीवित रहने के लिए जरूरी है, उतना ही ग्रहण करेंगे। अपनी विलासिता के लिए नहीं, अपनी जिजीविषा के लिए खर्च करेंगे। ये हमारी भारतीय मूल्यबोध। और अगर भारतीय मूल्यबोध होगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर हम बनाएंगे। अगर न्यूक्लियर एनर्जी के ज्ञाता हम होंगे तो हम एफोर्डेबल एनर्जी की बात करेंगे कि कोयला खत्म हो रहा है, हाइड्रो वाटर धीरे धीरे इरिगेशन के लिए पानी कम होने लगा है, तो इसलिए हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी तलाशना होगा। उसके लिए सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा यही विकल्प है, और उसके लिए हम शोध करके इस दिशा में काम करेंगे। यह मूल्यबोध है भारत का। मूल्यबोध भारत का यह भी है कि जब महान राजा कौन है, तो पाश्चात्य में जब चर्चा होती है तो हम चर्चा करते हैं सिकंदर महान, हम चर्चा करते हैं नेपोलियन ग्रेट, हम चर्चा करते हैं हिटलर के शौर्य की। लेकिन जब भारत में चर्चा होती है कि कोई राजा महान कौन है, तो नाम आता है हरिश्चंद्र का, तो नाम आता है भगवान श्री राम का, तो नाम आता है सम्राट अशोक का। लेकिन वो सम्राट अशोक हमारे लिए महनीय तब होता है जब वो कलिंग युद्ध के बाद उसके मन में अहिंसा, करुणा और प्रेम का भाव जागृत होता है, तब उसको हम महान सम्राट कहते हैं, उससे पहले नहीं कहते। तो ये मूल्यबोध है भारत का। ये मैं बच्चों को बताता हूं जो बड़े पढ़े लिखे IIT IIM के लोग हैं। अभी मैं IIT दिल्ली गया, IIT कानपुर गया, तो उन्होंने बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन इस तरह के पूछे, किसी आपके दिमाग में भी आ सकते हैं कि मूल्यबोध का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप मूल्यबोध की बात ये तो नहीं कर रहे हैं कि जो समाज में जाति व्यवस्था की क्रूरताएं हैं उसकी पुनर्स्थापना की बात तो नहीं कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, ये तो वो बात कहते हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पढ़ा नहीं है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को गहरे में जानते होंगे। यस्य सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, मनुष्य में ही नहीं सभी प्राणियों में जो आत्मवत देखने की जो हमारी एक समृद्ध वैज्ञानिक वैचारिक प्रक्रिया रही है, वो संस्कृति किसी भी छुआछूत जैसी क्रूरताओं को जन्म नहीं दे सकती। ये भारतीय संस्कृति की विकृति हो सकती है, भारतीय संस्कृति की प्रकृति नहीं है। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपने नौकरी के काल में भी कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता था, कभी अपने पढ़ाई से अपने को काटा नहीं था।
पूरे जीवन में। लेकिन इधर सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं पुनः विद्यार्थी हो गया और 12-12, 14-14 घंटे हमने भारतीय शास्त्रों के भाष्यों को पढ़ना शुरू किया और गहरे में। पहले सतह पर पढ़ रहा था, जब गहरे में गया चारों वेदों की मीमांसाएं पढ़ी, 12 उपनिषदों की व्याख्याएं विभिन्न पढ़ी, षड दर्शन पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, सिख दर्शन पढ़ा और तुलनात्मक रूप से हमने कुरान, हदीस, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट के भी भाष्य पढ़े, अवेस्ता का भी भाष्य पढ़ा और आधुनिक पाश्चात्य दर्शन को भी पढ़ा, थेल से लेकर के मार्क्स तक को, और भारत की पूरी सांस्कृतिक विरासत को पढ़ा, संगम लिटरेचर के मूल्यों को पढ़ा, तमिलनाडु और दक्षिण के, कन्नड़ संस्कृति को पढ़ा, भाषा विज्ञान को पढ़ा पाणिनि के। तो मुझे लगा ये भारत, तो भारत के लोग ही नहीं जानते भारत को, और मैं भी नहीं जानता था, जबकि मुझे लगता था कि मैंने बहुत पढ़ रखा है। मुझे लगा कि मैं तो अल्पज्ञता का शिकार था। ये तो अथाह समुद्र है भारत की ज्ञान परंपरा, और इस ज्ञान परंपरा में जितना ही डूबिए उतना ही आपको मणि मिलती है, नई नई व्याख्याएं मिलती हैं, नए नए स्वरूप मिलते हैं। और शायद यही कारण है कि अवेस्ता की संस्कृति भी वेदों की संस्कृति के समानांतर रही है, ईरान की, फारस की। लेकिन वह संस्कृति भी 9वीं शताब्दी में नष्ट हो गई। उसके कुछ ही लोग बचे थे जो भाग करके गुजरात में आकर के अपनी अग्नि की लौ लेते हुए पारसी लोग आ गए थे अपनी रक्षा के लिए, नहीं बची। लेकिन भारत की संस्कृति अनेक झंझावातों के बावजूद भी बहुत ही गहरे में पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति परंपरा से, परंपराओं से जो चलती रही, जिसमें अनेक हमारे ऋषि प्रज्ञाओं का, समय समय पर महानायकों का योगदान तो था ही, अपने सांस्कृतिक प्रतीकों का तो स्थान था ही, लेकिन सबसे अधिक वरेण्य, पूजनीय हमारी मातृशक्ति है। कि जितने परंपराएं, त्योहार अगर आज जिंदा हैं, भारत की मूल्यबोध परंपरा अगर जिंदा है, तो उसकी 90% क्रेडिट मातृशक्ति को ही दी जानी चाहिए। उन्होंने उसको संवहन किया है, उसी का संचरण किया उन्होंने। ऋषियों और मातृशक्ति दोनों ने उसकी लौ को बुझने नहीं दिया। और उस ज्ञान परंपरा को जब गहरे में पढ़िएगा, मैं इसलिए भी आह्वान करने आया था, आपको शायद ये आश्चर्य भी लगेगा मेरे इस नए अवतार के रूप में कि ये तो प्रशासनिक अधिकारी थे, ये कहां शिक्षा के लौ की बात कर रहे हैं, कहां अभिनव क्रांति की बात कर रहे हैं शिक्षा के। कभी कभी सोशल मीडिया पर यह भी आ रहा था कि एनपी सिंह हो सकता है चुनाव लड़ लेंगे। मैंने जब एक बीएन सिंह साहब जब एक्टिव हुए थे अपने चुनाव के लिए, तो उसमें बहुत सारे फोन हमारे पास आने लगे कि सर क्या आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं? तो मैं कम से कम 5 दिनों में मेरे पास 500 फोन आ गए होंगे और कहते सर बहुत अच्छा, आ जाइए आप। अरे हमने कहा प्रभु, हमने अपना मार्ग ही भिन्न तय कर लिया है। मैं बहुत छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं जीना चाहता। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के, एक एमएलए होकर के अपने दायरे को सीमित नहीं करना चाहता। मैं तो भारत की मां भारती के उस प्राचीन शिक्षा पद्धति के पुनर्जागरण के लिए कृत संकल्पित होने जा रहा हूं। एक महनी उद्देश्य के लिए अपने जीवन को मैं न्यौछावर करने जा रहा हूं। इसलिए मैं इन चीजों में, आकर्षणों में नहीं पड़ने वाला हूं, और मैं इन आकर्षणों के सत्य को भी जानता हूं, कई जनपदों के जिलाधिकारी और कमिश्नर होने के बाद। तो इन आकर्षणों का व्यामोह से बहुत दूर हूं मैं, पहले भी दूर था मैं। आज अगर मैं इन 4 वर्षों में अगर दूसरी दिशा में भटक गया होता, तो शायद अभी तक जो 4 वर्षों में अंदर मैंने भारत की उस आत्मा को, संस्कृति की समझ पाया, अभी भी मुझे लगता है अल्पांश ही समझ पाया होऊंगा। और जीवन के शेष क्षणों को मैं उसी को ही पूर्ण समर्पित करते हुए, और उसके कुछ छोटे छोटे
मणि, एक बच्चों की भाषा में प्रत्यूष बालवाटिका से लेकर स्कूल एजुकेशन की 12वीं कक्षा तक कैसे उनके अंदर हम वर्तमान क्षमताओं के साथ साथ उस मूल्यबोध को अवचेतन का अंश बना सकेंगे, यह मेरे चिंतन के केंद्र में बस एकमात्र उद्देश्य है। इसीलिए मैं जिले जिले शहर शहर जा रहा हूं, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, कि लोगों के बीच में, शिक्षाविदों के बीच में निवेदन करने कि कोई एक व्यक्ति किसी को कुछ नहीं चला सकता। अकेले कोई एक संत, अकेले कोई एक शिक्षा का अध्यक्ष नहीं चला सकता। अगर भारत को खड़ा करना है तो भारत के साथ पूरे भारत को खड़ा होना पड़ेगा। और अगर पूरा भारत नहीं खड़ा होता है तो हम अभी भी उसी तरह से उपभोक्ता बने रहेंगे जैसे उपभोक्ता हम अभी भी विचारों और उत्पादों दोनों के उपभोक्ता हैं। आप समझते हैं कि आप स्वतंत्र हैं भारत में, हम सभी समझते हैं, लेकिन आप गहराई से जो अध्ययन करेंगे तो आप वैचारिक रूप से भी गुलाम हैं और आर्थिक रूप से तो हम उपभोक्ता हैं मात्र। पूरी दुनिया हमारा सम्मान करती है, बड़े प्रसन्न होते हैं कि भारत का बड़ा सम्मान बढ़ रहा है। वो सम्मान बढ़ना हुआ तब मानेंगे हम जब हमारे लोग हमारी ज्ञान परंपराओं के आधार पर लाखों करोड़ों मल्टीनेशनल कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना करके देश का हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार अपने रोजगार से जुड़कर और विकास की नई धाराओं के साथ फ्रूट अर्नर बन करके जीवित रहने की कला सीख ले, तब मानूंगा मैं। ये भारत को क्यों मानते हैं महान? हम 140 करोड़ लोग उपभोक्ता हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक अगर बाजार में हैं तो हम बाजार हैं। किसी को असलहा बेचना है तो हम खरीदते हैं, किसी को दवा बेचनी है तो चाइना की फार्मास्यूटिकल कंपनियां हमसे पैसा लेके जाती हैं, जो दुश्मन देश है हमारा। हम उनकी दवा खाते हैं, हमें मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम उनके उपभोक्ता हैं। अगर मेड इन यूएसए लिख गया, मेड इन जापान लिख गया, तो भारत की कितनी भी अच्छी है से अच्छी बनी हुई गुणवत्तापरक सामग्री है, उसके हे दृश्य से देखते हैं। ऋषियों की परंपराओं में, चरक संहिता में जो आदर्श खान पान की व्यवस्था थी, हमारी थाली, माताएं जो थाली बच्चे को देती हैं, औषधियां ही नहीं बल्कि आहार ही औषधि होती थी। उसके बजाय हमको पिज्जा बर्गर ज्यादा आकर्षित करता है, हमें पास्ता ज्यादा आकर्षित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इटली का है, क्योंकि वो यूरोप का है, इसलिए वो अच्छा लग रहा है। तो क्या है ये? इनडायरेक्टली वी आर स्टिल विक्टिम्स ऑफ दैट वेस्टर्न फिलॉसफी। वी आर सब्जेक्टेड टू लिमिट आवरसेल्फ एज कंज्यूमर ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजी एंड वेस्टर्न प्रोडक्ट्स। वहीं तक सीमित हैं और उनके पास भी समाधान 21वीं सदी में नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, विचार करिएगा, मेरी बात को न भी माने, आप स्वयं विचार करिएगा, उनके पास नहीं समाधान है। उनके दर्शन में 3 ही चीजें हैं। एक है लिबरल ह्यूमनिज्म, उदारवादी मानववाद, जिसकी बहुत हल्ला होती है। यूएसए से लेकर के फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जितनी भी चर्चाएं होती हैं, जो रिवोल्यूशन है, मेहनता फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके गर्भ से निकला लिबरल ह्यूमनिज्म, जिसकी बड़ी चर्चा करते हैं, महिमा गाते हैं लोग। उसका बच्चा कौन हुआ? उसका एक बहुत बड़ा खूंखार बच्चा पैदा हुआ, पूंजीवाद। उन्होंने केंद्र में रखा स्वतंत्रता, वह स्वतंत्रता हो गई स्वच्छंदता, और उसके गर्भ से पैदा हुआ बाजारू व्यवस्था। बाजार पहले भी था, लेकिन अब नए रूप में बाजार आ गया कि हम सभी लोग बाजार के हिस्से हैं, हम मनुष्य नहीं हैं। धर्मेंद्र शर्मा से पूछेंगे कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, मतलब नाम पर मत जाइएगा, मैं उदाहरण देकर कह रहा हूं, तो कहेंगे कि मेरा बेटा 80 लाख के पैकेज में है। मैं पूछूं कि भाई अशोक त्यागी जी, आपने बेटी की शादी कर रहे हैं, दामाद क्या कर रहा है, तो कहेंगे 1 करोड़ के पैकेज में है।
सभी पैकेज हो गए, इंसान नहीं बचा कोई, सब पैकेज है। ये पैकेज कैसे हो गए? ये है मार्केट सिस्टम कि हम इंसान नहीं है, बाजार के हिस्से हैं, पैकेज हैं। जैसे सामान पैकेजिंग करके देते हैं ना हमारे व्यापारी लोग, तो पैकेज है हम, आदमी भी पैकेजिंग हो गई। वो भी ऑर्गेनिक भी होती संजीव की तरह, तब भी समझ में आता। वो भी केमिकल पैकेजिंग है हम, कि विचारों से भी प्रदूषित है। तो वह जो उदारवादी मानववाद था, उसने आर्थिक विषमता की खाई पैदा कर दी। उसने विकास की एक ऐसी व्यवस्था, अंधी दौड़ पैदा की कि प्रकृति को हमने नष्ट कर दिया। कगार पर हैं हम कोलैप्स होने के। उसने ऐसी अंधी दौड़ पैदा कर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के माध्यम से एक ऐसी प्रगति का दौर आने वाला है जो हमारे आपके जीवन तक तो शायद किसी तरह चल जाएगा। हमारी अगली पीढ़ियां क्या करेंगी, उसके विषय में हमें मंथन करना होगा कि क्या बड़े लोग जो पूंजीपति हैं, मजदूरों की बजाय जो रोबोटिक्स से काम चला लेंगे, चिकित्सकों की कोई जरूरत नहीं होगी, रोबोटिक्स से इलाज करना शुरू कर दिया है करना। मुंबई में भी शुरू हो गया, दिल्ली में भी कुछ हॉस्पिटल्स में हो गया है। नर्सेज भी रोबोटिक्स हो गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ड्राइवर भी हो गए हैं, वायुयान चालन करने वाले भी हो गए हैं। तमाम क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा हुए लोग, क्योंकि उनको लगता है, उनको मनुष्य, बात तो करते हैं मानवतावाद की, लेकिन मनुष्य के साथ प्रेम नहीं है, उन्हें अपनी पूंजी के प्रति प्रेम है। हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सारे आईएएम का सिलेबस उठा के देख लीजिए, हाउ टू बिफूल कंज्यूमर्स, उपभोक्ता को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये पढ़ाया जाता है। तो ये जो सिस्टम है, ये है उदारवादी मानववाद की कृपा, आशीर्वाद मिला हम लोगों को। और दूसरा एक बहुत बड़ा बहुप्रचारित है जो रसल रिवोल्यूशन से पैदा हुआ, वो है समाजवादी मानववाद, सोशलिस्टिक ह्यूमनिज्म। उसने किसको पैदा किया? अधिनायकवाद को। कहता तो है समानता, लेकिन पैदा कौन हुआ? शी जिनपिंग और पुतिन। ऐसे अधिनायकवादी पैदा होते हैं जहां पर प्रजातंत्र भी खत्म है, कैडर ही वोट देता है और बार बार राष्ट्रपति होते रहते हैं और निर्णय लेते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया भी अपने को कहता है कि मैं समाजवादी मानववाद का हूं, तो नॉर्थ कोरिया का किंग है। तो दूसरे ये पैदा हुए। तीसरा उनकी बहुत बहुप्रचारित थी डार्विन की फिलॉसफी के आधार पर, विकासवादी मानववाद, इवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म। इवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म का सबसे खतरनाक उदाहरण कौन है? हिटलर। नस्लवाद, सरेआम कत्ल कर दिया जूस का। और उसी नस्लवाद की थ्योरी के आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग करके अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत को कह दिया कि भारत तो विभिन्न नस्लों में बटा हुआ देश है और ये आपस में परस्पर विरोधी नस्लें हैं। जबकि आज का शोध ये कह रहा है, लेटेस्ट हैदराबाद का 20 साल पुराना, जब उन्होंने 1 लाख आनुवंशिकी अध्ययन किया, जीनोम सीक्वेंसिंग किया और देश के सभी कोनों से लिया सैंपल, तब वो कहते हैं कि 95% लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग में समानता है। लेकिन अंग्रेजों ने एक थ्योरी गढ़ दी उसी नस्लवाद के आधार पर कि हम सब लोग उसी को मान भी रहे हैं, चल रही पढ़ाई उसी आधार पर। एंथ्रोपोलॉजी के पूरे सब्जेक्ट उसी तरह पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पर। तो एक छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं है, एक बहुत बड़े होलिस्टिक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में कहां था विज्ञान, भारत में तो सिर्फ ऋचाएं थी। मैकाले ने जो कह दिया पार्लियामेंट में कि गडरियों के गीत हैं वेद, उसे पार्लियामेंट में कहा है, रिकॉर्डेड है कि वैदिक ऋचाएं तो भारत के उन गडरियों के गीत हैं जो पशु पालन करते हुए, पशुओं को चराते हुए, आकाश के विभिन्न नक्षत्रों तारों को देखते हुए विस्मय और भय से आक्रांत होकर के उनके मुंह से जो गीत निकला वही वेद है। हम कहते हैं अपौरुषेय है, हम कहते हैं ज्ञान का स्रोत है, हम कहते हैं हमारा सांस्कृतिक संविधान है, हम कहते हैं हमारे जीवन पद्धति की आधारशिला है, और वो कहते हैं एक भय ग्रसित गडरियों का गीत है।
उनके इतिहास को हम महानता प्रदान करते हैं। जबकि जब ऋचाओं को देखा गया, यकीन मानिए मैं भी चूंकि पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स स्पेशलाइजेशन रहा, प्रयागराज विश्वविद्यालय से मेरा डॉक्टरेट भी रहा, तो मुझे लगता था कि भारत में कहां इतनी बातें जो करते हैं, मुझे क्यों है, नहीं है, होता तो पढ़ाया तो जाता। लेकिन जब नौकरी के सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष पूर्व से मैंने ज्यादा अध्ययन करना शुरू किया और इधर 4 साल और जब अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि भारत ही विज्ञान का आदि खंड है। और वह मैं छोटे छोटे संकेत दे रहा हूं, बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बोलता रहूं तो हो सकता है मैं 6 घंटे 8 घंटे बोलता रहूं भारत बोध पर, लेकिन मैं संकेत बता रहा हूं। आप उठा लीजिए फिजिक्स, जो कि मैं फिजिक्स का ही हूं, तो मैं फिजिक्स से ही चर्चा प्रारंभ करता हूं। अगर आप फिजिक्स की किताब उठा के देखिए तो 9वीं की किताब में आपको साइंस की शुरुआत कहां से मिलती है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। ऐसा लगता है कि न्यूटन के पैदा होने के पहले पूरी धरती पर विज्ञान था ही नहीं, गति होती ही नहीं थी और गति के नियम से कोई परिचित नहीं था। शायद पहली बार उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा होगा, इसके पहले तो सेब गिरता नहीं था। उन्होंने देखा और उन्होंने थ्योरी कर दी, और इससे पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का, जिसके बारे में परमाणु पर चर्चा करते इसमें चैप्टर में एक जगह लिखा रहता है कि महर्षि कणाद ने भी परमाणु की तरह एक अवधारणा दी, एक लाइन करके छोड़ देते हैं किताब वाले। जबकि वैशेषिक दर्शन अगर आप पढ़िएगा तो उसमें किस तरह से फिजिक्स का मतलब ही होता है फिजिसिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ के गुणों के ज्ञान को प्राप्त करने की विधा फिजिक्स है। उन्होंने, महर्षि कणाद ने पहले जितने भी पदार्थ दिखे उन्हें उसका क्लासिफिकेशन किया। 9 सब्सटेंस, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, समय, दिक और काल, दिशा, टाइम एंड स्पेस, मन और आत्मा, मतलब एनर्जी को भी उन्होंने सब्सटेंस माना। और फिर इसको उन्होंने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए कि उनके साथ कौन कौन सा फंडामेंटल गुणधर्म है, विच आर द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक बिहाइंड द सब्सटेंसेस, उसको डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के नाम से किया। इसके बाद उन्होंने तीसरा कहा कर्म, जिसको हम फोर्स, न्यूटन ने कहा है कि इनर्शिया तभी खत्म होती है जब फोर्स लगता है। वैशेषिक दर्शन ने कहा जब कोई कर्म होता है तभी बदलाव होता है। और तीनों न्यूटन के जो लॉ हैं वो वैशेषिक दर्शन के कुछ ऐसे सूत्र हैं जो बिल्कुल हूबहू वही हैं, वही अर्थ देते हैं 2500 साल पहले। ऐसे ही भारत को अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया, जिसने मन और आत्मा को भी, मन को उन्होंने माना है फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और आत्मा को उन्होंने वैशेषिक दर्शन ने लिया है एक वाइटल एनर्जी। और उस रूप में उन्होंने पूरी व्याख्या की कि कैसे सब्सटेंसेस, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और कॉम्बिनेटिव स्पिरिट से कैसे विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज का विज्ञान जो है सब वैशेषिक दर्शन में था, लेकिन पूरी दुनिया का पहला ग्रंथ है वैशेषिक दर्शन, जिसमें समस्त पदार्थों के अध्ययन करने की क्रमबद्ध व्यवस्थित व्यवस्था, परीक्षण, निरीक्षण, प्रयोग और विश्लेषण और सामान्यीकरण के आधार पर करने का प्रयास किया गया, वह है वैशेषिक दर्शन। लोग कहते हैं भारत में शोध की प्रवृत्ति नहीं थी, या तो ऐसे अनुमान से बता देते थे लोग। उन्होंने शायद महर्षि गौतम का न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन महर्षि गौतम ने अपने न्याय दर्शन में किस तरह से कहा है कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए you first put the proposition, then you have to give the evidence, and different pathway you have to adopt to reach the conclusion। और उसके लिए उन्होंने कहा 2 बड़े घटक हैं, लॉजिक और आर्गुमेंटेशन। उन्होंने कहा तर्क और विमर्श।
और तर्क और विमर्श और पोटेंशियल फैलिसीज जो होती हैं प्रयोग के दौरान, विभिन्न प्रकार के जो परिणाम आते हैं, उस सब की व्याख्या करते हुए विस्तार से एक न्याय दर्शन है। आज का भी कोई शोध करने वाला छात्र, मैंने भी शोध किया है, स्वामी परमार्थ देव जी ने शोध किया है, मुझे नहीं लगता कि आज किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर प्राइमरी टूल्स की जरूरत हो तो न्याय दर्शन में उसकी चर्चा ना हो। टूल्स की बात कर रहा हूं, प्रपोजिशन डिफरेंट हो सकता है, समाज में बदलाव आते हैं तो निरीक्षण परीक्षण में विविधताएं आती हैं, आवश्यकताएं भी होती हैं। साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं आप, दक्षिण भारत के टेम्पल्स, एक ही पत्थर से पूरा का पूरा फ्लोर बना दिया जाए, ये बिना टेक्नोलॉजी के संभव है क्या? लेकिन चूंकि हमारे यहां कमी क्या हुई कि या तो हमने लिपिबद्ध नहीं किया, या हमारी जो पांडुलिपियां थी वो श्रुति परंपरा से चलती रही, और पांडुलिपियां ऐसी जगह पर सुरक्षित थी जो आक्रांताओं ने या तो ध्वस्त कर दिया या तो उसका अनुवाद करके अपनी भाषाओं में अपना घोषित कर दिया, या लंदन की और न्यूयॉर्क की म्यूजियम और ऑस्ट्रेलिया की म्यूजियम में अभी भी पड़ी हुई है। शुद्ध संहिता भारत में नहीं मिल पाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क के मेडिकल कॉलेजेस के म्यूजियम में पड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल कॉलेज में, न्यूयॉर्क के कई मेडिकल कॉलेजेस के सामने सुश्रुत का स्टैचू लगा हुआ है, और हम सुश्रुत की बात करते हैं तो कहते हैं तो पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, कहां भारतीयता की बात कर रहे हैं? आप वनस्पति जूलॉजी की बात करनी हो, बॉटनी की बात करनी हो, केमिस्ट्री की बात करनी हो, रस रत्नाकर, अगस्त्य संहिता, रस रत्न समुच्चय जैसे अनेक ग्रंथ ऐसे हैं, चरक संहिता, जिसमें तमाम रस आसव बनाने की विभिन्न पद्धतियां दी गई हैं, विस्तृत व्याख्या है। हम नहीं पढ़ते, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करते, हम उसको कहीं विमर्श में भी नहीं लाते कि बच्चे बड़े होकर उस पर शोध अध्ययन करें। कृषि संहिता महर्षि पाराशर की, यंत्र सर्वस्व, इसमें 102 यंत्रों की चर्चा किया है महर्षि भारद्वाज ने। शौनक का वैमानिकी, शिप बिल्डिंग, इसके अनेक ग्रंथ अभी भी उपलब्ध हैं जिसमें सब विधाएं लिखी हुई हैं।